हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमको पता है कि हम ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश लैंग्वेज का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 22-23 का। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था सेक्शन ए को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन ए था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था ये सेक्शन, और सेक्शन ए में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, और सारे एमसीक्यूज थे। आज के वीडियो में मैं ले रही हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, सेक्शन बी में दो पैसेजेस आते हैं और दोनों आपको करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए सेक्शन बी, ये है पैसेज 1 एंड देन ये है पैसेज 2। ठीक है, ये दोनों पढ़ के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इससे पहले सेक्शन ए में भी एक रीडिंग पैसेज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, जिसके के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये वाला जो पैसेज है मैं सेक्शन बी के साथ ले रही हूँ क्योंकि ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, और मैं इस वीडियो में पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करवाऊँगी। ठीक है, तो हालांकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्शन ए, लेकिन मैं इसको सेक्शन बी के साथ ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस 19 to 24। ठीक है, हमको ये पैसेज पढ़ना है, इसके बाद 19 से 24 तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमको अटेम्प्ट करने हैं इसको पढ़ने के बाद। लेट्स स्टार्ट। द इजी केक। द टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज द इजी केक। इफ यू वॉन्ट अ केक रेसिपी फॉर बिगिनर्स यू मस्ट ट्राई दिस सिंपल एंड डेलिशियस रेसिपी। ठीक है, मैं आपको हिंदी में नहीं पूरा बताऊंगी, जहां मुझे लगेगा कि ज़रूरी है हिंदी में बताना वहीं पे मैं बताऊंगी, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। तो इफ़ यू वांट अ केक रेसिपी फॉर बिगनर्स यू मस्ट ट्राई दिस सिंपल एंड डेलिशियस रेसिपी। व्हाट यू नीड, दिस इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। 3 cups ऑल पर्पज फ्लावर, 4 eggs, 2 teaspoon बेकिंग सोडा, 2 teaspoon vanilla essence, 1.5 cup powdered sugar, 1 cup butter, 1 cup milk. So here they have given the list of ingredients, whatever material we have to use to make this cake. How to make? Now they are giving instructions step wise, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. So this kind of passages are very simple. You just have to read, you just have to understand what are the instructions, and based on that you have to attempt the questions. So let's read from here now. How to make? Step 1, mix the sugar and butter together. ठीक है, शुगर और बटर को साथ में मिला लेना है। विस्क वेल, विस्क मतलब चलाना है, विस्क करना है। ठीक है, एक विस्कर होता है, उससे हम उसको बीट करते हैं। विस्क वेल अंटिल लाइट एंड फ्लफी विद द मैनुअल विस्कर। तो मैनुअल विस्कर ले लेना है, और जब तक लाइट और फ्लफी ना हो जाए ये शुगर और बटर का मिक्सचर, इसको विस्क करते रहना है। ऐड द बीटन एग्स। अब बीटन एग्स को इसमें मिला देना है एंड ब्लेंड वेल। बीट टिल द मिक्सचर टर्न्स वाइट एंड क्रीमी। इस मिक्सचर को तब तक बीट करना है, बीट मतलब विस्क करना है, या कोई बीट आप विस्कर से भी कर सकते हो, या बीट आप किसी स्पैचुला से भी कर सकते हो। लेके ऐसे 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 करने को बीट करना बोलते हैं। जब तक कि मिक्सचर वाइट एंड क्रीमी ना हो जाए तब तक इसको बीट करते रहना है। देन स्टेप 2, सिफ्ट टुगेदर। अब सिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? सिफ्ट टुगेदर द ऑल पर्पज फ्लावर एंड बेकिंग सोडा। ऑल पर्पज फ्लावर और बेकिंग सोडा जितना जितना बताया था, ठीक है, 3 cups ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर और 2 teaspoon बेकिंग सोडा को साथ में लेना है और साथ में सिफ्ट करना है। सिफ्ट का मतलब होता है छानना। ठीक है, अब मुझे पता है सिफ्ट का मतलब, आपको नहीं भी पता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट नर्वस, जस्ट continue to read the passage. This is done to evenly distribute the baking soda in the flour. ठीक है, तो ऐसा दोनों को मिला के शिफ्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ताकि दोनों जो बेकिंग सोडा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फ्लावर के अंदर। ऐड दिस टू एग मिक्सचर। इसको अब जो ऊपर स्टेप 1 में मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड कर देना है। ऐड अ लिटिल मिल्क एंड मिक्स टिल द बैटर इज फ्लफी एंड सॉफ्ट। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क मिला लेना है और इसको मिक्स करना है अंटिल द बैटर इज फ्लफी एंड सॉफ्ट। ऐड वनीला एसेंस एंड ब्लेंड वेल। अब इसमें वनीला एसेंस डाल देना है, फिर से ब्लेंड करना है।
Vanilla essence is important to camouflage the smell of eggs and to make the cake flavorful. Step 3. Take a baking tin and grease it with some butter. Sprinkle some all-purpose flour on it. This prevents the cake from sticking to the base. Pour the batter into the prepared tin and place it on a stand in a pressure cooker. Ensure that the tin does not touch the base of the cooker. Increase the flame and cook for 2 minutes. Now cook on low flame for 35 to 40 minutes. If you are using an electric oven, cook at 180 degrees for 30 to 35 minutes. Step 4. Insert a knife or a metal skewer into the cake, and if it comes out clean, the cake is ready. Remove from the oven cooker and allow to cool on a wire rack. This ensures that the cake doesn't break and comes out nice and clean. Step 5. Once cooled enough, turn the cake tin upside down to remove the cake. ठीक है, जब तैयार हो जाएगा हम केक जिसमें जो टिन है केक की उसको अपसाइड डाउन उल्टा कर देंगे और केक को हम निकाल लेंगे. नाउ वील अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंग्रेडिएंट्स फॉर द अबव रेसिपी. तो कौन सा इंग्रेडिएंट इस लिस्ट में नहीं है इसमें से. तो फ्लावर है, ऑयल कहीं नहीं है. ठीक है, तो ऑयल लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में नहीं है. एग्स भी है, शुगर भी है. एग्स, शुगर. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू नीड टू सिफ्ट एज मेंशन्ड इन द रेसिपी. सिफ्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा. तो हमें तो पता है सिफ्ट का मतलब होता है छानना, तो हम डायरेक्टली सीव लगा देंगे. लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई विस्कर तो विस्क करने के लिए चाहिए होता है. बेकिंग टिन में तो पोर किया जाता है और बेक किया जाता है. बेकिंग टिन बेक करने के लिए चाहिए होती है. वायर रैक ठंडा करने के लिए चाहिए, कूल करने के लिए चाहिए टिन को, है ना. तो लास्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर हम जाएंगे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. तो लास्ट बचता है सीव, तो आप सीव पे लगा दोगे. ठीक है. विच इंग्रेडिएंट विल मेक ए डिस्टिंक्टिव टेस्ट टू द केक. केक का डिस्टिंक्टिव टेस्ट किस इंग्रेडिएंट से आएगा. मिल्क से आएगा? नहीं, मिल्क तो सारे केक्स में पड़ता है. फ्लावर से आएगा? फ्लावर भी सारे केक में पड़ता है. बेकिंग सोडा से आएगा? नहीं, बेकिंग सोडा तो टेस्ट वाला इंग्रेडिएंट नहीं है. वनीला एसेंस? यस, वनीला एसेंस से एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर आता है, फिर आप कहते हो ये वनीला केक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड इन द रेसिपी टू प्रिवेंट द केक फ्रॉम स्टिकिंग टू द बेकिंग टिन. केक जो है बेकिंग टिन से चिपके नहीं, इसके लिए क्या बताया गया है पैराग्राफ में. तो क्या बताया गया है, लेट्स सी. स्टेप नंबर 3 हियर. टेक अ बेकिंग टिन एंड ग्रीस इट विथ सम बटर. स्प्रिंकल सम ऑल पर्पज फ्लावर ऑन इट. दिस प्रिवेंट द केक फ्रॉम स्टिकिंग टू द बेस. यहाँ से बिल्कुल देख लो. ठीक है, इन्होंने बोला है कि पहले बटर से ग्रीस कर दो बेकिंग टिन को, उसके बाद कुछ ऑल पर्पज फ्लावर उस पर छिड़क दो. ठीक है ना. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है. लाइनिंग द टिन विद बटर पेपर? नहीं. कोटिंग द टिन विद बटर एंड फ्लावर, ये वाला. ठीक है. देन 23, एंश्योर दैट द टिन डज नॉट टच द बेस ऑफ द कुकर. ये इंश्योर कर लो कि जो टिन है वो कुकर के बेस को टच ना करे. वाई इज दिस सजेस्टेड. ऐसा क्यों कहा गया है. टू प्रिवेंट द केक फ्रॉम बर्निंग, टू प्रिवेंट द केक फ्रॉम ब्रेकिंग, टू स्टॉप द बटर फ्रॉम मेल्टिंग, टू लेट द केक कूल फास्टर. ठीक है, तो ऑप्शन ए, ताकि केक बर्न नहीं हो डायरेक्टली बेस को टच करके. 24, वनीला एसेंस इज इम्पॉर्टेंट टू कैमोफ्लाज द स्मेल ऑफ एग्स. ठीक है, अब ये वाला वर्ड जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है और बोल्ड किया हुआ है. व्हाट डज द वर्ड कैमोफ्लाज मीन इन द सेंटेंस अबव. इस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मतलब है. ठीक है, जो आपको पता है वो नहीं बताना है, इस सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब बताना है कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है. टू एनहेंस, क्या एग के फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहेंस कर देता है वनीला एसेंस. नहीं, दबा देता है ना, दबा देता है उसको, एग की स्मेल को दबा देता है वनीला एसेंस. टू एक्सपोज, एक्सपोज कर देता है. नहीं, इसका भी उल्टा मतलब हो रहा है. टू डिस्गाइज, यस, डिस्गाइज मतलब उसको दबा देता है या छुपा देता है ना. टू इमिटेट, नहीं. तो सी इज द राइट ऑप्शन, टू डिस्गाइज. तो दिस वाज इट अबाउट दिस पैसेज. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल पैसेज है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है.
आपको सब कुछ सामने सामने मिलेगा, सारे आंसर्स आपको सामने सामने मिलेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस से इसको पढ़ो, सारे आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे, बल्कि सारे ही पैसेजेस में आपको सारे आंसर पैसेज में ही मिलेंगे। आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो आपको गैस करना पड़े, ठीक है ना। और आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आप दें क्वेश्चंस का, वो पैसेज में से ही दें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें भी कुछ पता होता है किसी चीज़ के बारे में, मान लो अगर फैक्ट्स पे बेस्ड है कोई पैसेज और हमें भी उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो हम अपनी जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, उस टॉपिक में हमारी जो नॉलेज है उसके हिसाब से नहीं आंसर देंगे। हम केवल जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी के बेसिस पे आंसर देंगे, ठीक है ना। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पैसेज है इसको हम पढ़ेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस 25 to 29। इसका नाम है मॉर्निंग एट ग्रीन गेबल्स। अब ये गेबल्स कुछ अनफेमिलियर वर्ड है हमारे लिए, ठीक है ना, लेकिन हमको नर्वस नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये क्या है, समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा। कभी कभी हम टाइटल पढ़ के ही हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू टू रीड द पैसेज। बहुत सिंपल होते हैं कभी कभी पैसेजेस, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी। एनी अवोक एंड स्लोली सेट अप इन द बेड। For a moment, she could not remember where she was. First came a delightful thrill as she looked at the window through which a flood of cheery sunshine was pouring in. Then a horrible remembrance. This was Green Gables and they didn't want her because she was a boy. She wasn't a boy. ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की है एनी, कोई इसकी कहानी को बता रहा है, नैरेट कर रहा है। दिस इज अ नैरेशन, ठीक है। तो ये एक जगह पे है, ग्रीन गेबल्स नाम की जगह पे, ठीक है। अब हमको समझाए, ग्रीन गेबल्स एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ये उठती है, अपने बेड पे बैठती है और कुछ देर के लिए इसको याद नहीं होता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन फिर एक थ्रिल आता है इसको, और जैसे ही वो ये विंडो से बाहर देखती है, बहुत अच्छी सनलाइट, चीयरी सनलाइट आ रही होती है विंडो में से, लेकिन फिर इसको याद आता है हॉरिबल रिमेम्बरेंस कि तो ग्रीन गेबल्स है और यहाँ पे दे डिडंट वांट हर, वो नहीं चाहते कि वो रहे क्योंकि यहाँ पे केवल बॉयज रहते हैं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ। देन शी सॉ चेरी ट्री इन फुल ब्लूम आउटसाइड ऑफ हर विंडो। She could see sunlight glimmering on the lake of shining waters. It looked like a mesh of gold. Oh, wasn't it beautiful? Wasn't it a lovely place? She had just arrived yesterday. Oh, how could she leave all of this? Marilla stepped into the room. Breathless at her age, after a flight of stairs. तो मरीला है कोई जो कि काफ़ी एजेड है, ठीक है, ऐसे लेकर ब्रेथलेस एट हर एज आफ्टर अ फ्लाइट। तो सीढ़ियों से चढ़ के आ रही है और ब्रेथलेस, सांस फूल रही है उनकी क्योंकि उनकी एज काफ़ी है। टाइम टू गेट ड्रेस्ड शी सेड कर्टली। तो वो काफ़ी तमीज़ से उसको बोलती हैं एनी को कि टाइम टू गेट ड्रेस्ड, ठीक है, आप कपड़े पहन लो। मरीला हैड नो आइडिया हाउ टू स्पीक टू चाइल्ड। तो उनको आइडिया नहीं था कि इस बच्चे से कैसे बात की जाए। सो शी साउंडेड मीनर देन शी इंटेंडेड। इजंट इट लवली सेड एनी। इट्स बिग बट बेयर्स ओनली स्मॉल एंड वर्मी फ्रूट सेड मरीला। ठीक है, तो एनी बोलती है क्या ये बहुत सुंदर नहीं है, क्या ये लवली नहीं है। एनी के मतलब था कि पूरी सराउंडिंग्स के बारे में, बट मरीला को लगता है कि वो पेड़ के बारे में बात कर रही है, बट इट्स वो बोल रही है कि ये बिग है लेकिन इस पर केवल स्मॉल और वर्मी फ्रूट्स ही आते हैं, जिसमें वर्म्स होते हैं और स्मॉल फ्रूट्स। नो आई मीन एवरीथिंग इज़ लवली। तो एनी फिर से क्लियर करती है अपना मीनिंग कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ही बहुत लवली है, सब कुछ ही बहुत प्यारा है, सुंदर है। एनी सेड डोंट यू लव द होल वर्ल्ड ऑन सच अ मॉर्निंग। तो वो बोलती है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दुनिया कितनी सुंदर है जब ऐसी मॉर्निंग में आप उठते हो। यूड बेटर गेट ड्रेस्ड एंड कम डाउन स्टेयर्स। तो उसका जवाब ना देते हुए वो फिर से बोलती हैं यूड बेटर गेट ड्रेस्ड एंड कम डाउन स्टेयर्स। तुम कपड़े पहन लो और नीचे आ जाओ। मरीला सेड नेवर माइंड योर ड्रीमिंग। एनी वॉज इन किचन इन 10 minutes। मॉर्निंग्स आर लवली डोंट यू थिंक। वो फिर से ये बात करती है, वो बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में है, वो बहुत ही अप्रिशिएट कर रही है जो ब्यूटी है उसके अराउंड।
Mornings are lovely, don't you think? It means the day is fresh and anything is possible, she said. Oh, please hold your tongue, Marilla said. You talk too much, Annie. Annie did as asked and kept quiet. Can you wash dishes? Marilla asked. Pretty well, Annie said, but I am better with children. I have done much of that. Fine, Marilla didn't ask more. She kept a close eye on Annie while she washed the dishes. The girl did a fine job. However, Marilla didn't like the way she made her bed but decided to say nothing. ठीक है, तो रीडिंग हमने कर लिया. Let's come to the questions. Question number 1, where was Annie? ठीक है, तो Annie was at Green Gables. List how all she felt when she woke up in the morning. तो इसका आंसर हमको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. ठीक है, कैसा उसको लगा जब वो उठी. For a moment she could not remember where she was. First came a delightful thrill as she looked out of the window through which a flood of cheery sunshine was pouring in. Then a horrible remembrance. This was Green Gables and they didn't want her because she wasn't a boy. ठीक है, तो this was the feeling she had when she woke up at Green Gables. तो ये इसका आंसर है. Then question number 26. Answer the following based on the passage. ये वाले क्वेश्चन हैं, इनका आंसर करना है हमको. लिस्ट एनी 2 रीजन्स वाई एनी थॉट द प्लेस वॉज ब्यूटीफुल. कोई 2 रीजन्स बताने हैं कि एनी को वो प्लेस क्यों ब्यूटीफुल लगी. तो यहाँ से हम दे सकते हैं. फर्स्ट इज शी सॉ अ चेरी ट्री इन फुल ब्लूम आउटसाइड हर विंडो, जो उसको बहुत ब्यूटीफुल लगा. और सेकेंड, शी कुड सी सनलाइट ग्लिमरिंग ऑन द लेक ऑफ शाइनिंग वाटर्स. इट लुक लाइक अ मैश ऑफ गोल्ड. ठीक है, सेकेंड इज दिस. तो दीज आर 2 रीजन्स. वाई could she not continue to stay there? तो इसका भी आंसर इसी पैरा में है. This was Green Gables and they didn't want her because she wasn't a boy. ठीक है, this was the reason that she couldn't stay at Green Gables. Moving on to next question. An optimist is a person who tends to be hopeful and confident about the future or the success of something. A pessimist is a person who tends to see the worst aspect of the things or believe that the worst will happen. ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पे. अब इसके बेसिस पे आपको ये वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है. फर्स्ट इज हु इन द स्टोरी इज एन ऑप्टिमिस्ट. इस स्टोरी में ऑप्टिमिस्ट कौन है? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल फॉर योर आंसर. तो इस स्टोरी में ऑप्टिमिस्ट कौन है? इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एनी और मरीला. इनमें से आपको ऑप्टिमिस्ट कौन लग रहा है? क्लियर है, एनी इज ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि वो हर चीज़ में ब्यूटी देख रही है. ठीक है, तो हमको ये बताना है कौन है और एक एग्जाम्पल देना है स्टोरी में से. ठीक है, तो एनी इज द ऑप्टिमिस्ट एंड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि व्हेन एनी कम्स इन द किचन शी सेज मॉर्निंग्स आर लवली, डोंट यू थिंक? इट मीन्स द डे इज फ्रेश एंड एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है, तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है चीज़ों को लेकर के, पॉजिटिव है. देन हु इन द स्टोरी इज अ पेसिमिस्ट. एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल फॉर योर आंसर. पेसिमिस्ट कौन है? जो चीज़ों की नेगेटिव साइड को देखता है. ठीक है, वो पेसिमिस्ट है. तो पेसिमिस्ट कौन है? पेसिमिस्ट इज मरीला. मरीला इज पेसिमिस्ट बिकॉज शी सीज द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स एंड शी इज वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल साइड ऑफ एनीथिंग. जैसे कि इफ वांट टू साइट एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एनी उसको बोलती है इजंट इट लवली, है ना. तो वो क्या बोलती है? इट्स बिग बट बेयर्स ओनली स्मॉल एंड वर्मी फ्रूट. तो शी इज टॉकिंग अबाउट द चेरी ट्री एंड शी इज टेलिंग के दिस इज अ बिग ट्री बट इट ओनली बेयर्स स्मॉल एंड वर्मी फ्रूट. शी इज़ वेरी इनडिफरेंट टूवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री. ठीक है, एंड आपको और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे वो बोल रही है कि एनी सेइंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट द मॉर्निंग्स आर लवली, डोंट यू थिंक? इट मीन्स द डे इज फ्रेश एंड एनीथिंग इज पॉसिबल. तो ये बोल रही है नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट शी इज सेइंग. मरीला इज सेइंग ओ प्लीज होल्ड योर टंग, यू टॉक टू मच, है ना. तो शी इज नॉट seeing the beautiful side of things. So Marilla is pessimist. Example मैंने आपको बता दिया है, इसका भी बता दिया है. Coming to next question. Give any 4 observations
मरीला मेक्स अबाउट एनी. ठीक है, 4 तो हम 4 बता देंगे पॉइंट वाइज. मरीला एनी के बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस करती है, 4 ऑब्जर्वेशंस हमको बतानी है. तो फर्स्ट इज कि वो ये देखती है कि ये लड़की नेवर माइंड योर ड्रीमिंग, दैट एनी इज ड्रीमिंग. ठीक है, फर्स्ट शी इज इन अ ड्रीमी स्टेट. ठीक है, सेकेंड इज you talk too much Annie, that Annie talks too much. So first is this, second is this, third is that the girl did a fine job. ठीक है, on washing dishes, है ना. She observes that Annie has washed the dishes nicely. ये थर्ड है. और फोर्थ इज Annie has not made her bed nicely. ठीक है, ये बोलते मरीला डिडंट लाइक द वे शी मेड हर बेड. तो उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि हाउ एनी मेक्स हर बेड. तो दीज आर द 4 ऑब्जर्वेशंस दैट मरीला हैड मेड अबाउट एनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी साउंडेड मीनर देन शी इंटेंडेड. अब क्वेश्चंस हैं इसके बारे में. हु इज डिस्क्राइब्ड इन द वेब लाइन? मरीला इज डिस्क्राइब्ड इन द वेब लाइन. व्हाट इंसिडेंट डज द लाइन रेफर टू? It refers to the incident when Marilla comes in Annie's room and she asks Annie to get dressed up. Third is, what is the true nature of the person the line talks about? True nature क्या है उसका? That she doesn't see the beautiful things, beautiful side of the things, and she sees the negative side of the things. 4, give any instance in the story the person behave the same way. इसी तरीके से और कहाँ वो behave करती है. तो यहाँ पे आप दे सकते हो इसका कि when Annie is talking about the mornings, she is saying something about the mornings. She is saying mornings are lovely, don't you think? It means the day is fresh and anything is possible. She is saying very positive things about the beauty of mornings. Then not paying attention to what he is saying and not appreciating her attitude, Marilla says, please hold your tongue. कि चुप हो जाओ. You talk too much Annie. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमको पता चलता है कि बहुत मीन है मरीला. ठीक है, तो ये पैसेज हमने कर लिया. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नरेशन है ना. कोई स्टोरी कोई बताता है तो उसको नरेशन बोला जाता है. तो ये एक नरेशन का पैसेज था. अब ये जो नेक्स्ट पैसेज है ना, ये फैक्ट्स का पैसेज. इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स. तो इसमें बिल्कुल भी अपनी इमेजिनेशन नहीं लगानी है. इसमें जो फैक्ट्स होंगे वही आपको स्टेट करने हैं, जो फैक्ट्स दिए गए हैं. ठीक है ना. तो देखते हैं. थर्ड पैसेज है मीट द शीप हेड फिश. इसका टाइटल मीट द शीप हेड फिश. ये एक फिश के बारे में है. शीप हेड फिश आर ए स्पीशीज ऑफ रे फिन्ड प्रीडोमिनेंटली मरीन फिश कॉमनली फाउंड along the eastern coastline of North and South America. The sheephead fish are called by this name for the way its mouth resembles the muzzle of a sheep. Sheephead fish have dark vertical stripes running down their light grey bodies. The resemblance to striped prison jumpsuits inspired the nickname convict fish. The sheephead has many anatomical features that are very different from other fish species. For example, it is the only animal in the world to have both lungs and gills. This allows for breathing through both these systems so that when one fails, the other can be used. The sheephead has a dental structure surprisingly similar to humans. It is the only fish in the world with teeth that are located on its upper jaw and palate. They can be used for defense against predators such as sharks and other large fishes. As juveniles,
they eat any soft bodied animals they can find and a variety of small shelled animals including crustacean such as crab, lobster, shrimp. Once they grow longer than about 2 inches, they start eating hard shelled animals such as mollusks. Sheephead fish are omnivores and thus have a highly diverse diet. They can eat almost any kind of organic material found in the sea. Even when sheephead fish have a full set of gnashers, they are typically not dangerous to humans, but it's not a good idea to provoke them. They pose no threat to humans unless harassed, said David Catania from the California Academy of Sciences. Since they are good to eat, sheephead is targeted by anglers, so the handling of one after capture creates the possibility of being bitten or poked by their sharp dorsal fin spines. ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं इस फिश के बारे में. अब आते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पैसेज. वाई आर शीप हेड फिश कॉल्ड सो? शीप हेड फिश को शीप हेड फिश क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे हमको आंसर मिल, द शीप हेड फिश आर कॉल्ड बाय दिस नेम फॉर द वे इट्स माउथ रिजेंबल्स द मजल ऑफ द शीप. ठीक है, हमको मिल गया. भले ही हमको मजल का मतलब नहीं पता, मजल का मतलब नहीं, मीनिंग नहीं पता, लेकिन हमको इस लाइन से पता चल रहा है कि यही रीजन है. ठीक है, तो किसी वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है तो आप नर्वस नहीं होना कि हम ये कैसे करेंगे. क्वेश्चन जनरली बहुत सिंपल होते हैं अनलेस कि वो इसका मीनिंग ही पूछ रहे हैं. ठीक है, तो मजल का मतलब ऐसे होता है कि कोई भी एनिमल का जो नोज और माउथ का जो रीजन होता है उसको मजल बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो फिश है इसका नोज और इसका जो माउथ है वो शीप के नोज और माउथ का जो रीजन होता है उसके जैसा लगता है, इसीलिए इसको शीप हेड फिश बोलते हैं. देन व्हाट इज देयर हैबिटेट? उनकी हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट है सी, मरीन वाटर. ठीक है, मरीन वाटर है, ये मरीन फिश है तो मरीन वाटर इज देयर हैबिटेट. वेयर आर दे कॉमनली फाउंड? कॉमनली कहाँ पे मिलती हैं? प्रीडोमिनेंटली मरीन फिश कॉमनली फाउंड, देखो यहाँ पे सीधा आंसर लिखा हुआ है, कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये था, सेकंड का आंसर मरीन हैबिटेट होती है इसकी, थर्ड का आंसर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. व्हाट टाइप ऑफ फिशेज आर दे? दे आर मरीन फिशेज. ठीक है, दो तरह की फिशेज होती हैं, मरीन फिश एंड फ्रेश फिशेज. यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली मरीन फिश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पैसेज. व्हाट इज निक नेम? निक नेम क्या होता है? अ नेम बाय विच a person or animal is popularly addressed. ठीक है, that is nickname. तो इसका नाम वैसे तो शीप हेड फिश है, लेकिन इसको कुछ दूसरा नाम भी दिया गया है ना, उसको निकनेम बोलते हैं. What nickname was given to sheep head fish? निकनेम, इसको क्या निकनेम दिया गया है? सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, resemblance to striped prison jumpsuits inspired the nickname convict fish. ठीक है, तो इसका निकनेम क्या है? कॉन्विक्ट फिश. व्हाट वाज द रीजन फॉर द निकनेम? इस निकनेम के लिए रीजन क्या है? रीजन है इसकी अपीयरेंस, जैसे ये दिखती है. ठीक है ना, बिकॉज इट द अपीयरेंस ऑफ दिस फिश रिजेंबल्स टू स्ट्राइप्ड प्रिजन जंपसूट्स. ठीक है, दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन द निकनेम कॉन्विक्ट फिश. Then next question, how was the nickname suitable? Nickname suitable क्यों है? Because it looks like the people who are convicted and they are living in the prison, wearing the uniform of the prison. That's why this is suitable. List any 4 things describing the food habits of the sheephead fish. 4 चीजें बतानी है हमको डिस्क्राइबिंग द फूड हैबिट्स. तो फूड हैबिट्स किस पैराग्राफ में बताया था?
फूड हैबिट्स, फूड के बारे में यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ पूरा इनकी फूड हैबिट्स के बारे में था। तो 4 चीज़ें बतानी है। तो फर्स्ट चीज़ तो एज जुवेनाइल जब ये छोटी होती हैं, जब इनकी एज कम होती है, दे ईट एनी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स दे कैन फाइंड एंड वेराइटी ऑफ स्मॉल शेल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग क्रस्टेशियन। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो गई, वंस दे ग्रो 2 inches दे स्टार्ट ईटिंग हार्ड शेल्ड एनिमल्स। ठीक है, फिर 1, 2, 3 शीपहेड फिश आर ओमनिवोर्स। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फिर फोर्थ हो गया, they have a highly diverse diet, they can eat almost any kind of organic material found on the sea। ये 4 हो। फिर है गिव 2 anatomical features that make the sheephead fish different from other fishes, explain how these features help the fish। तो 2 बताने हैं, any 2 anatomical features। ठीक है, तो इस वाले में आप आ जाओ। एनाटॉमिकल फीचर्स कहाँ पे थे, यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट एनाटॉमिकल फीचर क्या है कि दे हैव बोथ लंग्स एंड गिल्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। दिस अलाउज फॉर ब्रीदिंग थ्रू बोथ देयर सिस्टम सो दैट व्हेन वन फेल्स द अदर कैन बी यूज। ये तो हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा है इसके डेंटल स्ट्रक्चर के बारे में। 2 ये है, द sheephead has a dental structure surprisingly similar to humans. It is the only fish in the world with teeth that are located on its upper jaw and palate। ये 2 हो गए। ठीक है, फिर है आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पैसेज। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज द वर्ड नैशर्स रेफर टू द पैसेज। अब नैशर्स इसका मतलब मीनिंग अगर हमको नहीं भी पता है तो हम पढ़ेंगे जहाँ पे यूज किया गया है ये वर्ड। ठीक है, एंड वील मेक अ गेस। ठीक है, इवन व्हेन sheephead fish have a full set of nashers, they are typically not dangerous to human। nashers, अब यहाँ पे हमको बताया था इसके ऊपर वाले में, यहाँ पे जहाँ पे एनाटॉमिकल फीचर्स बताए हैं, यहाँ पे बताया था द sheephead has a dental structure surprisingly similar to humans। It is the only fish in the world with teeth that are located on upper jaw and palate। They can be used for defense। देखो ये एक मेजर क्लू है कि डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर्स सच एज शार्क्स, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है इवन व्हेन sheephead fish have a full set of nashers they are typically not dangerous to humans। ठीक है, तो nashers का मतलब है यहाँ पे टीथ। ठीक है, तो nashers का मतलब है, what does the word nashers का मतलब है टीथ। ठीक है, what does the word anglers refer to in the passage। anglers यहाँ पे यूज किया गया है। Since they are good to eat, sheephead is targeted by anglers, so the handling of one after capture creates the possibility of being bitten or poked by their sharp dorsal fin spines। तो एंगलर्स हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ऐसे लोगों को कहा जाता होगा जो कि मछली पकड़ते हैं। ठीक है ना, तो द पीपल हु कैच फिशेस आर कॉल्ड एंगलर्स। अब एंगलर्स कहाँ से आया है, अब एंगलर्स का असली मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप केवल लिख सकते हो कि द पीपल हु कैच द फिश, है ना, लेकिन एंगलर्स उनको बोला जाता है जो फिश लाइन लगा करके बैठे रहते हैं ना फिशिंग करने के लिए, जिनकी हॉबी होती है फिशिंग करना, जो किनारे पे ऐसे बैठे रहते हैं ना, ऐसे करके एक फिशिंग लाइन लगा के बैठे रहते हैं ना, इनको एंगलर्स बोला जाता है, जिनकी हॉबी होती है फिशिंग। तो एंगलर्स, या फिर आप इतना लिख दोगे ना, द पीपल हु कैच द फिशेस, इतना भी काफ़ी होगा। इसमें अगर एज हॉबी डाल दोगे, एज हॉबी यूजिंग फिशिंग लाइन्स, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना भी लिख दोगे द पीपल हु कैच द फिशेस, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हु आर अटैक्ड बाय द sheephead fish। sheephead fish किसको अटैक करती हैं, है ना। अब यहाँ पे दिया गया है
दे कैन बी यूज्ड फॉर डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स को अटैक करती हैं, सच एज शार्क्स एंड अदर लार्ज फिशेस, इनको अटैक करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद हाउ कैन एनीवन बी हर्ट बाय शीप हेड फिश, कोई कैसे हर्ट हो सकता है शीप हेड फिश से, इफ यू प्रोवोक देम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टिपिकली नॉट डेंजरस टू ह्यूमंस बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू प्रोवोक देम, इफ यू विल प्रोवोक देम दे विल हर्ट यू। और यहाँ पे भी यही लिखा गया है, आफ्टर कैप्चर क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग बिटेन और पोक्ड बाय देयर शार्प डॉर्सल फिन स्पाइंस। ठीक है, तो अगर आप उनको प्रोवोक करोगे तो अपने डॉर्सल फिन स्पाइन से आपको हर्ट कर सकती हैं। ठीक है ना। तो ये 3 पैराग्राफ थे सेक्शन बी में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं हमको। और 10-12 मिनट से ज़्यादा, 10-12 मिनट्स, बहुत ज़्यादा हुआ तो 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको एक पैराग्राफ को नहीं देना है, नहीं तो आपका सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 3rd सेक्शन भी है, तो बहुत जल्दी करना है आपको। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।